हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आएंगे। अब तक मैं रीतिकाल के 9 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और 23 वीडियो भक्ति काल के और 9 वीडियो आदिकाल के। फ्रेंड्स, मेरा चैनल केडी एकेडमी है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। और फ्रेंड्स, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जो केडी एकेडमी से जुड़े हैं। सबसे पहले तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, जो आप इस चैनल से जुड़े। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको रीतिकाल करा रही हूँ। अभी रामचंद्र शुक्ल का है ये हिंदी साहित्य के इतिहास में। कल हमने 53 कवि पढ़ लिए थे, आज हम 54वें कवि पढ़ेंगे, पद्माकर भट्ट हैं ये। चलिए शुरू करते हैं। रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ है। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। रीतिकाल की कविता इनकी और प्रताप सिंह की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर फिर हास्योन्मुख हुई। अतः जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी। देश में जैसा इनका नाम गूंजा, वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं। ये तेलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता मोहन लाल भट्ट का जन्म बांदा में हुआ था। ये पूर्ण पंडित और अच्छे कवि भी थे, जिनके कारण इनका कई राजधानियों में अच्छा सम्मान हुआ था। ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज रघुनाथ राव अप्पा साहब के यहाँ रहे। फिर पन्ना के महाराज हिंदूपति के गुरु हुए और कई गांव प्राप्त किए। वहां से वे फिर जयपुर नरेश महाराजा प्रताप सिंह के यहाँ जा रहे थे। इन्हें कवि राज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली। फ्रेंड्स, ये नोट करते जाइए कि किस कवि को कहाँ से क्या आप मिली है पदवी। इनको मिली है कविराज शिरोमणि की पदवी, और कहाँ से मिली है ये नोट करते जाइए। उन्हीं के पुत्र सुप्रसिद्ध पद्माकर जी हुए। पद्माकर जी गंगा तट पर संवत 1890 में शरीर छोड़ा। इन्होंने पद्माकर जी का जन्म तो 1810 में बांदा में हुआ। इन्होंने 80 वर्ष की आयु भोग कर अंत में कानपुर गंगा तट पर संवत 1890 में शरीर छोड़ा। ये कई स्थानों पर रहे। सुगरा के इन्होंने अर्जुन सिंह ने इन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया। संवत 1849 में ये गोसाई अनूप गिरी उपनाम हिम्मत बहादुर के यहाँ गए। फ्रेंड्स, एक मैं बता दूं आपको, जब मैंने पेपर दिया था तो अनूप गिरी के बारे में आया था। तो ये भी पूछा गया था कि ये इसमें अनूप गिरी के दरबार में कौन से कवि थे। तो फ्रेंड्स, आप मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि आप ये नोट करते चलिए कि कौन कहाँ पर था। इसी वजह से मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जैसे ही पता चलेगा आपको, किसी का दरबार के बारे में पूछ लेंगे कि किस दरबार में जो है ये रही हैं, तो इसलिए मैं फ्रेंड्स आपको कहती हूँ कि नहीं किया है तो इसको नोट करना शुरू कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, जैसे ये लिखा है, ये मैं नोट कर देती हूँ। ये देखिए, अनुगिरी उपनाम हिंदुर हिम्मत बहादुर। ओके फ्रेंड्स, जो बड़े अच्छे योद्धा थे और पहले बांदा के नवाब के यहाँ थे, फिर अवध बादशाह के यहाँ सेना के बड़े अधिकारी हुए थे। इनके नाम पर पद्माकर जी ने हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, ये देख लीजिए फ्रेंड्स, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली पद्माकर जी ने लिखी। ये भी नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। एक वीर रस की बहुत ही फड़कती हुई पुस्तक। संवत 1856 में ये सितारे के महाराज रघुनाथ राव प्रसिद्ध राघोवा के यहाँ गए और एक हाथी, 1 लाख रुपया और 10 गांव पाए। इसके उपरांत पद्माकर जी जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के यहाँ भी पहुंचे। ये फ्रेंड्स नोट करते जाना। अब बार बार मैं नहीं बता पाऊँ तो आप खुद नोट करते जाइए कि कहाँ कहाँ रही है। और वहाँ बहुत दिनों तक रहे। महाराज प्रताप सिंह के पुत्र महाराज जगत सिंह के समय में भी ये बहुत काल तक जयपुर रहे और उन्हीं के नाम पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद बनाया। ये भी नोट कर लेना फ्रेंड्स, जगत विनोद इनका
ग्रंथ है और कहाँ बना है ये भी देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे जान पड़ता है कि जयपुर में ही इन्होंने अपना अलंकार ग्रंथ पद्माभरण बनाया जो दोहो में है। ये एक बार उदयपुर के महाराणा भीम सिंह के दरबार में भी गए थे, जहां इनका बहुत अच्छा सम्मान हुआ था। महाराणा साहब की आज्ञा से इन्होंने वर्णन किया था। महाराज जगत सिंह का परलोकवास संवत 1860 में हुआ, अतः उसके अनंतर ये ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में गए और यह कवित पढ़ा। मीना गढ़ बम्बई सुमंद महाराज मदराज यंग बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो, कहे पदमाकर कसकी काश्मीर हु को, पिंजर सो घेरी के करिंजर छुड़ावे गो। बाका निरप दौलत अलीजा महाराज कबो सजी दल पकड़ी फिरंगिन दबावे गो, दिल्ली दया पट्टी पटना हु को झपट करी, कबहुक लता कलकत्ता को उड़ावे गो। सिंधिया के दरबार में भी इनका अच्छा मान हुआ। कहते हैं कि वहां सरदार उदाजी के अनुरोध से इन्होंने हितोपदेश का भाषा अनुवाद किया था। ग्वालियर से ये बूंदी गए, वहां से फिर अपने घर बांदा में आ रहे। आयु के पिछले दिनों में ये रोग ग्रस्त रहा करते थे। उसी समय इन्होंने प्रबोध विराग और भक्ति रस में पूर्ण ग्रंथ बनाया। प्रबोध 50 फ्रेंड्स कहाँ बनाया ये भी नोट कर लीजिए, मैंने सारा हाईलाइट कर दिया है। अंतिम समय निकट जान पद्माकर जी गंगा के तट के विचार से कानपुर चले गए और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध गंगा लहरी इन्होंने इसी समय के बीच बनाई थी, ये देख लीजिए। राम रसायन नामक वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर लिखा हुआ एक चरित्र काव्य भी इनका दोहा चौपाइयों में है, पर उसमें इन्हें काव्य संबंधी सफलता नहीं हुई। संभव है कि इनका ना हो। मती राम जी के रस राज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भाव पूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती। ऐसी कल्पना असमर्थ पदावली के बीच व्यर्थ फड़फड़ाया करती है। कल्पना और वाणी के साथ जिस भावुकता का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती है। भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिलित झनकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दरिया से शुद्ध वाहिनी के समान अकड़ती है और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाती है। सारांश यही है कि इनकी भाषा में एक अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है। अनुप्रास की प्रवृत्ति तो हिंदी के प्रास सब कवियों में आवश्यकता से अधिक रही है। पद्माकर जी भी उनके प्रभाव से नहीं बचे हैं, पर थोड़ा ध्यान देने पर यह प्रवृत्ति इनमें अरुचिकर सीमा तक कुछ विशेष प्रकार के पदों में ही मिलेगी, जिनमें ये जानबूझकर शब्द चमत्कार प्रकट करना चाहते थे। अनुप्रास की दीर्घ श्रृंखला अधिकतर इनके वर्णनात्मक दृष्टिक पदों में पाई जाती है, जहां मधुर कल्पना के बीच सुंदर कोमल भाव तरंग फ्रेंड्स अभी हम पद्माकर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। भाव तरंग का स्पंदन है, वहां की भाषा बहुत ही चलती, स्वाभाविक और साफ सुथरी है। वहां अनुप्रास भी है और बहुत संयत रूप में। भाव मूर्ति विधानिनी कल्पना का क्या कहना है। ये वह के बल पर कारीगरी की मजमून बांधने के प्रयासी कवि ना थे। हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वालों का हृदय आप से आप हामी भरता है। यह लाक्षणिकता भी इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है। पद्माकर जी की कविता के नमूने देखिए। फागु की भीड़ भरी अभिरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी,
भाई करी मन की पदमाकर, ऊपर नाई अबीर की झोरी। छीनी पीतम्बर कमर ते, सुविदा दई मीड़ी कपोलन रोरी। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लल्ला फिर खेलन आयो होरी। लल्ला फिर आयो खेलन होरी। आई संग आलिन के ननंद, पठाई नीठी। सोहन सोहाई शीस, इडरी सुपट की। कहे पद्माकर गंभीर जमुना के तीर, लागी घट भरन नवेली ने अटकी। ताही समय मोहन जो बांसुरी बजाई, तामे मधुर मलार गाई और बंसी बटकी। तान लागे लटकी, रही ना सुधी घूंघट की। घर की ना घाट की, बाट की ना घट की। गोकुल के कुली के गोप गावन की। जो लगी कछु को कछु भागत भरे नहीं। कहे पदमाकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दोरे गुण आग गुण गने नहीं। तोलो चली चातुर सहेली, याही कोद कहू। नीके कै निहारे ताही, भरत मने नहीं। हो तो श्याम रंग में चोराई, सिचित चोरा चोरी। बोरत तो बोरियो, पैनी चोरत बने नहीं। आरस सो आरत, संभारत ना शीस पट। गजब गुजारती गबीरन गरीबन की धार पर। कहे पद्माकर सुरा सो सरसार, तैसे बिथुरी बिराजे बार हिरन के हार पर। छाजत छबीले छिति छहरी, छरा के छोर। भोर उठी आई केली मंदिर के द्वार पर। एक पग भीतर ओ एक देहरी पै धरे। एक कर कांज एक कर है किवार पर। मोही लखी सोबत बिथोरी गो, सुबेनी बनी तोरी गो ही एको हार छोरी गयो सुगया को। कहे पद्माकर त्यो धोरी गो घोरी गो, घने से दुख भोरी गो बिसासी। आज लाज ही को नैया को, अहित अनेसो ऐसो कौन उपहास याते। सोचन खरी पै परी जोवती, जुनहिया को बुझेइये चवैया। तब के हो कहा दैया, इन पारी गो को मैया। मेरी सेज पे कन्हैया की, एहो नंदलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल। हाल ही चलो तो चली, जोरे जुरी जाएगी। कहे पद्माकर नहीं तो ये छकोरे लगे। ओरे लो लच अचका, बिन घोर घुरी जाएगी। सीरे उपचारन घनेरे घनसारन सो, देखत ही देखो दामनी लो दूरी जाएगी। तो ही लगी चैन जो लो, चेती ही ना चुंदमुखी। चेतेगी कहूँ तो चांदनी में चरू चूरी जाएगी। चालो सुनी चंदमुखी, चित में सुचैन करी। चित तित बिन बागन घनेरे अली घूमी रहे। कहे पद्माकर मयूर मंजू नाचत है। चाय सो चकोरनी चकोर चुमी चुमी रहे। कदम अनार आम अगर अशोक थोक, लतनी समेत लौने लौने लगी भूमि रहे। फुली रहे फली रहे, फबी रहे फैली रहे। झपी रहे झली रहे, झुकी रहे झूमी रहे। तीखे ते गवाही ते सिलाही, चढ़े घोड़न पे स्याही चढ़े अमित अरिदन की एल पे। कहे पद्माकर निशान चढ़े हाथिन पे, घुड़ीधार चढ़े पाक शासन के सैल पे। साजी चतुरंग चमू जंग चिति, जीती बे के हेतु। हिम्मत बहादुर चढ़त पर फैल पे। लाली चढ़े मुख पे, बहाली चढ़े वाहन पे। काली चढ़े सिंह पे, कपाली चढ़े बैल पे। ए ब्रज चंद गोविंद गोपाल, सुनियो क्यों ना ते कलाम किए मैं। त्यो पद्माकर आनंद के नदनो, हो नंद नंदन जानी लिए मैं। माखन चोरी कै कोहरिन है, चले भाजी कहूँ भैवानी जिए मैं। दूरी न दोरी दरियो, जो चहो तो दूरी किन मेरे अंधेरे हिए मैं। फ्रेंड 55वें कवि है ग्वाल कवि। ये मथुरा के रहने वाले बंदीजन सेवाराम के पुत्र थे। ये ब्रज भाषा के अच्छे कवि हुए। इनका कविता काल संवत 1879 से संवत 1918 तक है। अपना ग्रंथ यमुना लहरी इन्होंने संवत 1879 में और अंतिम ग्रंथ भक्त भावना संवत 1919 में बनाया। फ्रेंड्स नोट कर लो, मैं हाईलाइट कर देती हूँ सारे इनकी ग्रंथ, सारे हाईलाइट कर रही हूँ, इनको नोट कर लेना। ओके फ्रेंड्स, अपना
और अंतिम ग्रंथ भक्त भावना संवत 1919 में बनाया। रीति ग्रंथ इन्होंने 4 लिखे हैं। ये मैंने अंडरलाइन कर दिए फ्रेंड्स, आपके लिए हाईलाइट करके दिखा दिया है। रसिकानंद अलंकार रस रंग संवत 1904, कृष्णजू को की नखसिक संवत 1884 और दूषण दर्पण संवत 1891। इनके अतिरिक्त इनके 2 ग्रंथ मिले हैं, हमीर हट संवत 1881 और गोपी पचीसी, और भी 2 ग्रंथ इनके लिखे गए कहे जाते हैं। राधा माधव मिलन और राधा अष्टक, कवि हृदय विनोद, इनकी बहुत सी कविताओं का संग्रह है। फ्रेंड्स मैं ये सन समेत आपको बता रही हूँ, आप नोट करते जाइए, क्योंकि इनका कविता का काल पूछ लिया जाता है और काल क्रम के अनुसार पूछ लेते हैं फ्रेंड्स। रीति काल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देवस्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझाई पड़ी है। भाषा इनकी चलती और व्यवस्थित है। वारिवदगता भी इनमें अच्छी है। षट ऋतु का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का इनके ऋतु वर्णन के कवित लोगों के मुंह से अधिक सुने जाते हैं, जिसमें बहुत से भोग विलास के अमीरी समान भी गिनाए गए हैं। ग्वाल कवि ने दशाटन अक्षर किया था और भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था इनको। इन्होंने ठेठ पूर्वी हिंदी, गुजराती और पंजाबी भाषा में भी कुछ कवित सवैये लिखे हैं। फारसी अरबी शब्दों का इन्होंने बहुत प्रयोग किया है। सारांश ये है कि ये विदग्ध और कुशल कवि थे, पर कुछ फक्कड़पन लिए हुए इनकी बहुत सी कविता बाजारी है। जैसे कि देख लीजिए उदाहरण, ग्रीष्म की गजब झुकी है, धूप धाम धाम, गर्मी झुकी है, जाम जाम अति तापिनी, भीजे खस भीजन झलेऊ, न सुखात स्वेद गात न सुहात बात, दावासी डरापिनी। ग्वाल कवि कहे कोरे कुंभनते कुपनते, लैल जलधार बार बार मुख थापिनी। जब पियो तै पियो, अब पियो फिर अब, पीवत हूँ पीवत मिटे न प्यास पापिनी। मोरन के सोरन की नेको न मरोर रही, घोरहु रही न घन घने या फारद की। अंबर अमल सर सरिता बिमल भल, पंख को न अंक को ओ, न उड़न गरद की। ग्वाल कवि चित्त में चकोरन के चैन भय, पथिन की दूर भई दूषण दरद की। जल पर थल पर महल अचल पर, चांद सी चमक रही चांदनी सरद की। जाकी खूब खूबी खूब खूबन की खूबी यहाँ, ताकि खूब खूबी खूबी खूबन नव गहना। जाकी बद जाति यहाँ चारण में, जाकी बद जाति यहाँ उराहना। ग्वाल कवि वे ही प्रसिद्ध सिद्ध जो है जग, वे ही प्रसिद्ध ताकि यहाँ हो सराहना। वे ही प्रसिद्धि ताकि यहाँ के यहाँ सराहना। जाकी यहाँ चाहना है ताकि वहाँ चाहना है, जाकी यहाँ चाहना है ताकि वहाँ चाहना है। दिया है खुदा ने खुद खुशी करो ग्वाल कवि, खाओ पियो देव लेव यही जह जाना है। राजा राव राव के ते बादशाह भय, कहाँ ते कहाँ को गए लगियो न ठिकाना है। ऐसी जिंदगानी के भरोसे पे गुमाने, ऐसे देश देश घूमी घूमी मन बहलाना है। आए परवाना पर चले ना बहाना, यहाँ लेकिन अरे जाना फिर आना ना जाना ना। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैं एकदम इस हिंदी साहित्य इतिहास को लाइन वाइज लाइन पढ़ा रही हूँ, आपको इसको बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। अगर आप ये सारे वीडियो देख लेंगे तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास इतने अच्छे से याद हो जाएगा। ये फ्रेंड्स ये आपका हर जगह काम आएगा। मैं बार बार आपको रिपीट करती हूँ इस बात के बारे में कि आप इसको पूरा देखिए, बिना स्किप करे देखिए। इसमें से कोई भी लाइनें पूछ लेते हैं और कोई भी ऐसे पूछ लेंगे ये रामचंद्र शुक्ल के किस प्रकरण से है और ये किसने बोला है, ये रामचंद्र शुक्ल के कथन में भी पूछ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब 56वें कवि है प्रताप शाही। ये रतन सेन बंदी जन के पुत्र थे और चरखारी बुंदेलखंड के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत 1882 में व्यंग्यार्थ कौमुदी, ये भी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, व्यंग्यार्थ कौमुदी, ये मैं हाईलाइट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। व्यंग्यार्थ कौमुदी और संवत 1866 में काव्य विलास की रचना की। इन दोनों परम प्रसिद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त इनके और भी ग्रंथ हैं, इनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, नोट कर लेना फ्रेंड्स। जय सिंह प्रकाश संवत 1852, श्रृंगार मंजरी संवत 1889,
श्रृंगार शिरोमणि 1894, अलंकार चिंतामणि संवत 1894, काव्य विनोद संवत 1896, रसराज की टीका संवत 1896, रत्न चंद्रिका सतसई की टीका संवत 1896, जुगल नक्शिक सीताराम का नक्शिक वर्णन, बलभद्र नक्शिक की टीका। फ्रेंड, जो रामचंद्र शुक्ल ने जो सन दिए हैं वो ही सही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यही माने जाते हैं, तो आप इनको सन सहित नोट कर लेना। इसी सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1880 से 1900 तक ठहरता है। पुस्तकों के नाम से ही इनकी साहित्य मर्मज्ञता और पांडित्य का अनुमान हो सकता है। आचार्यत्व में इनका नाम मतीराम श्रीपति और दास के साथ आता है और एक दृष्टि से इन्होंने उनके चलाए हुए कार्य को पूर्णता को पहुंचाया है। लक्षणा व्यंजना के उदाहरणों की एक अलग पुस्तक हो, व्यंग्यार्थ कौमुदी के नाम से ये रची। इसमें कवित्व, दोहे, सवैये मिलाकर 130 पद है। नोट कर लो फ्रेंड्स, कितने पद है? 130 पद व्यंग्यार्थ कौमुदी के नाम से रची, जो सब व्यंजना या ध्वनि के उदाहरण है। साहित्य मर्मज्ञ तो बिना कहे ही समझ सकते हैं कि ये उदाहरण अधिकतर वस्तु व्यंजना के ही होंगे। वस्तु व्यंजना को बहुत दूर तक घसीटने पर बड़े चमत्कार उहापोह का सहारा लेना पड़ता है और व्यंग्यार्थ तक पहुंच केवल साहित्यिक रूढ़ि के अभ्यास पर अवलंबित रहती है। नायिकाओं के भेदों, रसादि के रस अंग तथा भिन्न भिन्न बंधे उपमान का अभ्यास न रखने वाले के लिए ऐसे पद पहेली समझिए। उदाहरण के लिए व्यंग्यार्थ कौमुदी का इस भैया देख लीजिए। सिख सिखाई न मानती है, बरही बस संग सर सखीन के आवे, खेलत खेलल नए जल में है, बिना काम वृथा कत जाम बितावे। छोड़ी के साथ सहेलिन को, रही के कही कौन स्वाद ही पावे, कौन परी यह बानी अरी, नित निर्भरी गगरी ढरकावे। सहृदयों की सामान्य दृष्टि में तो व्यय संधि की मधुर क्रीड़ावृत्ति का यह एक पास मनोहर दृश्य है, पर फन में उस्ताद जो लोगों की आंखें एक और ही पहुंचती है, वे इसमें से यह व्यंग्यार्थ निकालते हैं। घड़े के पानी में अपने नेत्र का प्रतिबिंब देख उसे मछलियों का भ्रम होता है। इस प्रकार का भ्रम एक अलंकार है, अतः भ्रम या भ्रांति अलंकार यही व्यंग हुआ। और चलिए, भ्रम अलंकार में सादृश्य व्यंग रहा करता है। अतः अब इस व्यंग्यार्थ पर पहुंचे कि नेत्र मीन के समान है। अब अलंकार का पीछे छोड़िए, नायिका भेद की तरफ आइए। वैसा भ्रम जैसा ऊपर कहा गया है अज्ञात यौवना को हुआ करता है, अतः ऊपर का सवैया अज्ञात यौवना का उदाहरण हुआ। यह इतनी बड़ी अर्थ यात्रा रूढ़ी के ही सहारे हुई। फ्रेंड्स, इसमें नेत्रों की जो कल्पना की गई है कि ये मीन जो है मीन के समान है, मतलब मछली के समान नेत्र है, तो उसके लिए ये कहा गया कि ये भ्रम भ्रांति हुई है कि ये मछली है या नयन है। तो इसमें ये अलंकार बताया गया है भ्रांतिमान, और सादृश्य के रूप में लिया गया इसको। ये दोनों एक ही तरह के होते हैं। अज्ञात योजना को हुआ करता है, यह इतनी बड़ी अर्थ यात्रा रूढ़ी के ही सहारे हुई, जब तक यह ज्ञात न हो कि कवि परंपरा में आग की उपमा मछली से दिया करते हैं, तब तक यह सब अर्थ स्फुट नहीं हो सकता। प्रताप शाही का एक कौशल अपूर्व है कि उन्होंने एक ग्रंथ के अनुरूप नायिका भेद के क्रम से सब पद रखे हैं, जिससे अनेक ग्रंथ की जी चाहे तो ज्ञान नायिका भेद का एक अत्यंत सरस और मधुर ग्रंथ भी कह सकते हैं। यदि हम आचार्य की और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम श्रीपति और दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। इधर भाषा के स्निग्ध सुख, सरल गति, कल्पना की मूर्तिमता और हृदय की द्रवणशीलता मतीराम श्रीपति और बेनी प्रवीण के मेल में जाती है, तो उधर आचार्यत्व इन तीनों में भी और दास से भी कुछ आगे दिखाई पड़ता है। उनकी प्रखर प्रतिभा ने मानव पद्माकर के साथ साथ रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाकर छोड़ दिया। पद्माकर की अनुप्रास योजना कभी कभी रुचि कर सीमा के बाहर जा पड़ी है, पर इस भावुक और प्रवीण की वाणी में यह दोष कहीं नहीं आने। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती है। उसमें ना कहीं के मुक्त कवियों में समस्या पूर्ति की विपत्ति पर रचना करने के कारण ये अत्यंत व्यवस्थित और मार्मिक होती है, पर शेष 3 चरणों में यह बात बहुत ही कम पाई जाती है। बहुत सी पद योजना निरर्थक होती है, पर प्रताप की भाषा एक रस चलती है। इन सब बातों के विचार से प्रताप जी को पद्माकर के समकक्ष ही बहुत बड़ा कवि मानते हैं। प्रताप की कुछ रचनाएं उद्धृत की जाती है।
फ्रेंड्स मैं इसके लिए मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज ये रीतिकाल का प्रकरण सेकंड जो मैं फिनिश कर दूँ। अगर मैं पढ़ के बताऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप मैं थोड़ा देर रुक जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ध्यान से इसको पढ़ना। ओके फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, ये देख लीजिए, इसका भी ले लीजिए। ले लिया होगा फ्रेंड्स आपने। ओके फ्रेंड्स, अब आपको मैं 57वीं कवि पढ़ाती हूँ, रसिक गोविंद। अगर समय बचा ना फ्रेंड्स और थोड़ा समय लगा तो मैं इसको दोबारा से पढ़ के बता दूंगी आपको। ओके फ्रेंड्स, रसिक गोविंद ये निम्बार्क संप्रदाय के एक महात्मा हरिव्यास की गद्दी के शिष्य थे और वृंदावन में रहते थे। हरिव्यास जी की शिष्य परंपरा में सर्वेश्वर शरण देव जी बड़े भारी भक्त हुए। रसिक गोविंद जी उन्हीं के शिष्य थे। ये जयपुर राजपुताना के रहने वाले और नटाणी जाति के थे। इनके पिता का नाम शालिग्राम, माता का जमुना, चाचा का मोतीराम और बड़े भाई का बाल मुकुंद था। इनका कविता काल संवत 1850 में से 1890 तक अर्थात विक्रम की 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अंत तक स्थिर होता है। अब तक इनके 9 ग्रंथों का पता चला है। संवत और भी दोहे होंगे 9 ग्रंथ में ये है। एक रामायण सूचनी का नोट करते जाना फ्रेंड्स। 33 दोहों में अक्षर क्रम से रामायण की कथा संक्षेप में कही गई है। ये संवत 1858 के पहले की रचना है। इनके ढंग का पता इन दोहों से लग जाता है। चकित भूप बानी सुनत गुरु वशिष्ठ समुझाए, दिए पुत्र तब ताड़ का मग में मारी जाए, छाड़त सर मारिच उड़ियो, पुनि प्रभु हतियो सुबाय, मुनि मख पूरन सुमन, सुर बरसत अधिक उछाए। दूसरा है फ्रेंड्स इनका रसिक गोविंदानंद घन। यह 700-800 पृष्ठों का भारी, फ्रेंड्स ये नोट करते जाओ कितने कितने पृष्ठों का है और कितने दो का है। यह 700-800 पृष्ठों का भारी रीति ग्रंथ है, जिसमें रस, नायिका, भेद, अलंकार, गुण, दोष आदि का विस्तृत वर्णन है। इसका प्रधान ग्रंथ समझना चाहिए। इसका निर्माण बसंत पंचमी संवत 1858 है। यह 4 प्रबंधों में विभक्त है। इसमें बड़ी भारी विशेषता है यह है कि लक्षण गद में है और रसों, अलंकारों आदि के स्वरूप पद में समझाने का प्रयत्न किया है। संस्कृत के बड़े बड़े आचार्यों के मतों का उल्लेख भी स्थान स्थान पर है। जैसे रस का निरूपण इस प्रकार है, अन्य ज्ञान रहित जो आनंद सो रस प्रसन्न, अन्य ज्ञान रहित आनंद तो निद्रा ही है। इसका उत्तर दिया गया है, निद्रा जड़ चेतन। भारत को मत विभाव अनुभाव संचारी भाव के जोग से, जब फ्रेंड्स आप भाव पढ़ेंगे ये रस पढ़ेंगे जब इसमें आएगा ये भाव के जोग से रस की सिद्धि है। अर्थ काव्य प्रकाश को मत कारण कारज सहायक है। जे लोक में इन ही को नाटक में काव्य में विभाव संज्ञा है। आप टीकाकर्ता को मत तथा साहित्य दर्पण को मत सत्व विशुद्ध अखंड स्वप्रकाश आनंद चित अन्य ज्ञान नहीं संग ब्रह्म स्वाद सहोदर रस। इसके आगे अभिनव गुप्ताचार्य का मत कुछ विस्तार से दिया गया है, ये देख लीजिए। यह ग्रंथ आचार्यत्व की दृष्टि से लिखा गया है और इसमें संदेह नहीं है कि अभिनव गुप्त का बता रहे फ्रेंड्स ये उनके बारे में कि और ग्रंथों की अपेक्षा और इसमें विवेचन भी अधिक है। मतलब कि ये जो अभिनव गुप्त के अनुसार दिया गया है और छूटी हुई बातों का समावेश भी। दोष का वर्णन हिंदी के लक्षण ग्रंथों में बहुत कम पाया जाता है। इन्होंने काव्य प्रकाश के अनुसार विस्तार से किया है। रसों, अलंकारों आदि के उदाहरण कुछ तो अपने हैं, पर बहुत से दूसरे कवियों के उदाहरण के चुनने में इन्होंने बड़ी साहित्यता का परिचय दिया है। संस्कृत के उदाहरणों के अनुवाद भी बहुत सुंदर करके रखे हैं। साहित्य दर्पण के मुग्धा के उदाहरण दते सालस, मंथरम इत्यादि भी देखिए। हिंदी में ये किस सुंदरता से लाए गए हैं। आलम सो मंद मंद धरा पे धरती पाए, भीतर ते बाहिर ना आवे चित चाय के, रोकती दुगनी छिन छिन प्रति लाज साज, बहुत ही बानी बिसराए के, बोलती बचन मृदु मधुर बनाए उर, अंतर के भाव की गंभीरता जनाए के, बात सखी सुंदर गोविंद की कहात तिने, सुंदर बिलो के बंक भ्रुकुटी नचाए के। तीसरा प्राण का लक्ष्मी मन चंद्रिका। रसिक गोविंदानंद घन में आए लक्षणों का संक्षिप्त संग्रह जो संवत 1886 में लक्ष्मीमन कान्यकुब्ज के अनुरोध से कवि ने किया था। चौथा है इनका फ्रेंड्स अष्टदेश भाषा।
इसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, पूर्वी आदि 8 बोलियों में राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला कही गई है। 5वां पिंगल है। 6ठा समय प्रबंध राधा कृष्ण के ऋतुचर्या 85 पदों में वर्णित है। 7वां है फ्रेंड्स कली युग रासो। इसमें 16 कलिकार की बुराइयों का वर्णन है। प्रत्येक कवित के अंत में कीजिए सहाय जू कृपा श्री गोविंद राय कठिन कराल कलिकाल चली आयो है, यह पद आता है। निर्माण काल संवत 1865 है। कलिकाल चली आयो है, यह पद आया है, आता है। निर्माण काल संवत 1865 है फ्रेंड्स। ये थोड़ा रिपीट हो गया थोड़ा सा फ्रेंड्स, इसके लिए सॉरी। 8वां ग्रंथ है रसिक गोविंद चंद्रालोक या भाषा भूषण के ढंग की अलंकार की एक छोटी पुस्तक, जिसमें लक्ष्मण और उदाहरण एक ही दोहे में है। फ्रेंड्स जहाँ जहाँ प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक होती है मैं वहाँ रिपीट कर देती हूँ, इसलिए आप ऐसे मत समझिए कि मैम रिपीट करती है बार बार। रचना काल संवत 1890 है। युगल रस माधुरी। रोला छंद में राधा कृष्ण बिहार और वृंदावन का बहुत ही सरल और मधुर भाषा में वर्णन है, जिससे इनकी साहित्यता और निपुणता पूरी पूरी टपकती है। कुछ पंक्तियां दी जाती है। मुकुलित पल्लव फुल सुगंध परा गही झारत जुग सुखी विपिन जनु राई लोन उतारत। हिंदी साहित्य का इतिहास है इसमें देख लेना सारा, यही मैं पढ़ा रही हूँ आपको फ्रेंड्स। फूल फलन के भार डार झुकी यो छवि छाजे, मनु पसारी दई भुजा देन फल पथि कन काजे। मधु मकरंद पराग पराग लुब्ध अली मुद्रित मत मन बिरद पढ़त ऋतुराज नृपति के मनु बंदीजन। फ्रेंड्स ये फिनिश हो गया है प्रकरण 2। अभी मैं सोच रही हूँ आपको 2 मिनट के जो स्क्रीनशॉट के लिए कहा था मैं उसको रिपीट कर देती हूँ, ताकि अगर जो मिस प्रिंट हो वो आप पढ़ सके फ्रेंड्स। ये हमने किसका मैंने आपको बताया था, यही ये वाला मैं पढ़ के बता देती हूँ 2 मिनट में जल्दी जल्दी, ताकि आपका अगर ये आपको ना दिखे मिस प्रिंट हो तो आप इसको आराम से समझ सके फ्रेंड्स। थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे मुझे आपको नजर नहीं आ रहा होगा। चंचलता अपनी तजी कै रस ही रस सो रस सुंदर पीजियो। को किते कहे तुम सो तिनकी कही बातन को ना पीती पति जियो। चौज चवाइन के सुनियो ना यही एक मेरी कही नित कीजियो। मंजुल मंजरी पै हो मलिंद विचारी के भार संभारी के दीजियो। तड़पे तड़ीता चहु ओरन तय छिति छाई समीरन की लहरे। माते महागिरी सिंगन पे गन मंजू मयूरन के कहरे। इनकी करनी बरनी न परे मगरूर गुमानन सो गहरे। घन ये नभ मंडल में छहरे गहरे कहू चाय जाए कहू ठहरे। कानी करे गुरु लोगन की ना सखिन की सही खन ही मन लावती। ऐड भारी अगराती करी कद घूंघट में नए नैन नचावती। मंजन कै दीर्घ अंजन आजती अंग अनंग उमंग बढ़ावती। कौन सुभावरी तेरो परयो खिन आंगन में खिन पोरी में आवती। कहा जानी मन में मनोरथ विचारी कौन चेती कौन काज कौन हेतु उठी आई प्रात। कहे प्रताप छिन डोली बो पगन कहू अंतर को खोली बो ना बोली बो हमें सुहात। ननंद जिठानी सतरानी अनखानी अति रिस कै रिसानी सो ना हमें कछु जानी जात। चाहो पल बैठ रहो चाहो उठी जाव तो ना हमको हमारी परी बूझे को तिहारी बात। चंचल चपला चारु चमकत चारों और झूमी झूमी धुरवा धनी पर सत है। शीतल समीर लगे सुखद वियोग न सयोगी न सरसत है। कहे पर ताप अति निविड़ अंधेरी महा माँ चलत नाही नेकु दर सत है। झुमड़ी झलानी चहु कोद में उमड़ी आज धाराधर धारन अपार बरसत है। महाराज राम राज राव रो सजत दल होत मुख अमल आनंदित महोत्स है। सॉरी फ्रेंड्स, आनंदित महेश के सेवत धरनी के ते गबर गनीम रहे। पनग पता जरन खगेश के
कहे पर ताप धरा धसत त्रसत कस कसम। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा मिस प्रिंट है, मैं दोबारा से पढ़ के बता देती हूँ। कहे पर ताप धरा धसत त्रसत कसमसत कमठ पिठी कठिन कलेस के कहरत कोल दहरत है दिगिस दल लहरत सिंधु तहरत फन शेष के। फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि मैंने आज इसे लंबा किया वीडियो, क्यों, ताकि मैं इसका अलग से एक वीडियो ना बनाऊँ और आपको अच्छे से ये मैं अगली बार प्रकरण 3 स्टार्ट कर पाऊँ ताकि। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे हम कल पढ़ेंगे। और आपको फ्रेंड्स मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स, तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फ्रेंड्स। ना तो आप लाइक करते हैं और ना ही आप कमेंट करते हैं, मुझे कुछ पता नहीं चलता कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं फ्रेंड्स, कि मैं या वैसे ही बेकार में मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, हैं फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फ्रेंड्स। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं, कल तक के लिए बाय।